Hello everyone. So today in this video we are going to discuss question related to Monge's method and last video में हमने केस 1 डिस्कस किया था. आज हम केस 2 डिस्कस करेंगे. केस 2 क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल बेस्ड ऑन टू डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स बट ओनली वन इज यूज्ड टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन. देखो, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने टू डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स फाइंड किए थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में केस 1 में हमने दोनों ही इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स का यूज किया था जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. लेकिन केस 2 क्या है कि अगर हमारे पास टू डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स आते भी हैं तब भी हम उन दोनों में से किसी एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल का यूज करके डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड केस में हम इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो हियर क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इक्वेशन r plus 7 times s plus 12t is equal to 0. और हमें ये भी पता है जब हम मोंगेस मेथड का यूज करते हैं, मोंगेस मेथड का यूज किस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी. इस टाइप की इक्वेशन का वेयर कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी एंड कैपिटल वी, these are function of x y z p and q. इस टाइप के मतलब आर एस टी वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू हो सकती है. ठीक है, तो क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करते हैं? ये हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन बाय यूजिंग मोंगेस मेथड. तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ ना. कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी. इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो कैपिटल आर का वैल्यू है ये देखिए, यहाँ पे जो कैपिटल आर का वैल्यू है वो क्या होगा? हम कंपेयर करते हैं. स्मॉल आर का कोफिशिएंट कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर का कोफिशिएंट 1 है, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. सिमिलरली स्मॉल एस का कोफिशिएंट कैपिटल एस है, यहाँ पे स्मॉल एस का कोफिशिएंट है 7, तो कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी. स्मॉल टी का कोफिशिएंट कैपिटल टी है, यहाँ पे 12 है, तो कैपिटल टी की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 12. एंड राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन है उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0. ठीक है, v इज इक्वल टू 0. तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गया. इसके बाद हम यूज करते हैं मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशन का. सो हियर मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर टू मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिखी थी ना लास्ट क्वेश्चन में भी. कैसी होती है मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशन? आर डी वाई स्क्वायर प्लस एस dx, सॉरी माइनस एस, यहाँ पे होता है माइनस एस dx dy प्लस टी dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक ये होती है. एंड सेकेंड इक्वेशन होती है आर dy dp प्लस टी dx dq minus of v dx dy is equal to 0. These are Monge's auxiliary equation. ठीक है, अब हमने क्या करना होता है? ये Monge's auxiliary equation हमने लिखी है. These two are Monge's auxiliary equations. ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे r s and t की वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें यहाँ पे दी गई है. सो r की वैल्यू अगर 1 है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? r को आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? dy द होल स्क्वायर माइनस ऑफ s की वैल्यू कितनी है? 7. 7 टाइम्स dx dy
प्लस टी की वैल्यू कितनी है 12, 12 टाइम्स डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आएगा। एंड यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ 1 इंटू डी वाई डी पी प्लस टी की वैल्यू कितनी है 12 डी एक्स डी क्यू एंड v हमारे पास यहाँ पे क्या है 0। सो दीज आर टू मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने टू मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही थी डी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 7 टाइम डी एक्स डी वाई प्लस 12 डी एक्स द स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ रही थी हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन क्या आ रही थी dy dp प्लस 12 dx dq इज इक्वल टू 0। देखा, देखो यही इक्वेशन हमने फाइंड की थी। ठीक है, दीज आर टू ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कैसे बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको, हमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना होता है। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है हमने। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये है क्या डी वाई स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स डी एक्स डी वाई प्लस 12 टाइम्स डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं ये इक्वेशन के। देखो 4 3 ज़ा 12 और 4 -4 एंड -3 करोगे तो 7 आएगा ना। जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं क्वाड्रेटिक के, तो हम इसको ये लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर, ये 7xy को ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है -4 dx dy -3 dx dy, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा 12 dx द स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम dy कॉमन निकाल पा रहे हैं, dy अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना आएगा dy -4 टाइम्स dx। यहाँ से हम -3 dx कॉमन निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा dy -4 टाइम्स dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये फैक्टर कॉमन आ रहा है dy -4 dx, ये फैक्टर हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा dy -3 dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 था, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट किया है, उसके बाद फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से टू इक्वेशंस आएंगी। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था हमने, टू इक्वेशंस आई हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है dy -4 dx इज इक्वल टू 0, dy -4 dx इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है dy -3 dx इज इक्वल टू 0, dy -3 dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये जो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, इनका यूज करते हैं किसको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन नंबर 2 जो सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, यहाँ पे हमारे पास टू इक्वेशंस आई हैं, पहले हम इसका यूज करते थे सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और फिर सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन का यूज करते थे सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप इससे पहले केस 1 जो हमारा फर्स्ट वीडियो है मोंगेस मेथड से रिलेटेड, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमने क्या था कि फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास टू इक्वेशंस बनती हैं। अब ये फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल हम निकालते हैं इस इक्वेशन का यूज करके सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन में, एंड ऐसे ही हम सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड करते थे ये इक्वेशन का यूज करके, किसमें, सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन में। लेकिन ये मेथड कौन सा है, हम इन दोनों में से एक इक्वेशन का यूज करके ही, यानी वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल का यूज करके ही
जो हमारा गिवन पीडी है उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस का यूज करके इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालने की नीड नहीं है, हम एक का ही यूज करेंगे। देखो कैसे, हम ये इक्वेशन उठा लेते हैं। कंसीडर dy-4dx इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए होता है इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालने के लिए? एक तो ये जो इक्वेशन बन रहा है इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, और फिर इसका यूज करके सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन जो थी उसको सॉल्व करते हैं, और वो इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पे क्या आएगा, y-4x इज इक्वल टू c1। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हुआ, y यहाँ पे भी 4 आउटसाइड निकाल लेंगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे x आएगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, y-4x इज इक्वल टू c1। अब यही इक्वेशन का यूज करना है सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो हियर dy इज इक्वल टू 4dx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास dy की वैल्यू कितनी आ रही है, 4dx। सो पुट dy इज इक्वल टू 4dx इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमारा सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन था, वहां पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ये था dy स्क्वायर, और dy को हम क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे dy को हम पुट करने वाले हैं 4dx। तो यहाँ पे लिखना है हमने dy स्क्वायर। dy स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी हमें 4dx का स्क्वायर करना है। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है -4dx। यहाँ पे dy की वैल्यू पुट कर देनी है हमने, -4dx, एंड dy की वैल्यू कितनी है, 4dx ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट टर्म कौन सा है, ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया है मिस्टेक, वेट 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 वेट, हमें ये वैल्यू पुट करनी है सेकेंड ऑक्सिलरी इक्वेशन में। सेकेंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है यहाँ पे पुट करना था। ओके, तो यहाँ पे dy की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, 4dx। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4dx dp, कितना आएगा, 4dx dp प्लस 12। यहाँ पे तो dy है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, +12 dx dq, +12 dx dq इज इक्वल टू क्या है, वहां पे 0। अब यहाँ से 4dx हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 4dx हमने कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या यहाँ पे, dp प्लस 3dq इज इक्वल टू 0, है ना। 4dx से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, dp प्लस 3dq इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है, हम इसका इंटीग्रेशन कर दें ना, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करोगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे p आएगा, यहाँ पे 3 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे कितना आएगा q, और यहाँ पे कितना आएगा c2, वेयर c2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल कैसे राइट करते थे, देखो फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 2 इक्वेशंस आती थी, ये 2 इक्वेशंस आई हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन उठाते थे, जैसे ये उठाया, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे, कर लिया। फिर इसी इक्वेशन का यूज हम सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते थे, तो कर लिया हमने। dy की वैल्यू 4dx आ रही थी, सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करके हमने उसको भी सॉल्व कर लिया है। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल हम कैसे निकालते थे, देयरफॉर इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, कैसे लिखते थे हम इंटरमीडिएट इंटीग्रल, हम लिखते थे कि ये जो हमारा इक्वेशन होगा, हियर c2 इज सम फंक्शन ऑफ c1, ऐसे लिखते थे, c2 इज सम फंक्शन ऑफ c1, c2 इज सम फंक्शन ऑफ c1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2, c2 की वैल्यू है p प्लस 3q। करना क्या होता है, हमने जो p एंड q से रिलेटेड टर्म्स होती है ना, उनको आउटसाइड रखना होता है फंक्शन के, तभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे c2 इज सम फंक्शन ऑफ c1।
C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे y माइनस 4x। तो ये होता है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक ही इंटरमीडिएट इंटीग्रल का यूज करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे। देखो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल आ गया। तो आप देख रहे हो ये किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, ये लैग्रैन्जस इक्वेशन नहीं बन रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कैसी इक्वेशन बन रही है हमारे पास, लेग्रांजस इक्वेशन नहीं बन रही। लेग्रांजस इक्वेशन किस टाइप की होती है, पीपी क्यू प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म की इक्वेशन बन रही है ना ये। विच इज लेग्रांजस इक्वेशन। किस फॉर्म की है ये, देखो इस फॉर्म की नहीं बन रही इक्वेशन। लेग्रांजस इक्वेशन कैसी होती है, P कैपिटल P प्लस स्मॉल q कैपिटल Q इज इक्वल टू R। और इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेग्रांजस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेग्रांजस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके। सो हियर लेग्रांजस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, कैसे होती है लेग्रांजस ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है वो कैपिटल P है, तो यहाँ पे स्मॉल p का कोफिशिएंट कितना है 1, तो कैपिटल P की वैल्यू है हमारे पास 1। एंड स्मॉल q का जो कोफिशिएंट होता है वो कैपिटल Q होता है, यहाँ पे स्मॉल q का कोफिशिएंट कितना है 3, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है 3। एंड आर क्या होता है, जो भी राइट हैंड साइड पे टर्म होगी हमारे पास इक्वेशन के, वो होगा आर। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है एफ ऑफ फंक्शन ऑफ वाई माइनस 4x। ठीक है। अब ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पी को पुट करना है 1, क्यू को पुट करना है 3 एंड आर को पुट करना है सम फंक्शन ऑफ वाई माइनस 4x। तो ये लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, dx अपॉन 1 dy अपॉन 3 एंड dz अपॉन r की वैल्यू कितनी है, सम फंक्शन ऑफ y माइनस 4x। ठीक है। तो अब ये लेग्रांजेस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ दिस इक्वेशन। We have dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे, 3dx इज इक्वल टू dy, राइट। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, ये बन रहा है एक्चुअल में हमारे पास dy इज इक्वल टू 3dx। सो आफ्टर इंटीग्रेशन इसका आंसर कितना आएगा y, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे 3x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब C1 C2 तो पहले यूज कर चुके हैं। अब विश आपकी C3 यूज करना चाहते हो या ए बी यूज करना चाहते हो, हम C3 ले लेते हैं। ठीक है। तो एक तो सोल्यूशन बन गया ये। अब सेकंड सोल्यूशन भी हमने यही इक्वेशन की हेल्प से निकालना है। किस कौन सी इक्वेशन की हेल्प से निकालना है, यही। अब आपके विषय, आप सेकंड एंड थर्ड मेंबर उठा के सॉल्व करना चाहते हो या फर्स्ट और थर्ड मेंबर उठा के सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। सो हम ले रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। ठीक है। सो अगेन बाय टेकिंग फर्स्ट and third member of the above equation, we get, अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, dx अपॉन 1 एंड यहाँ पे कितना आएगा, dz अपॉन f ऑफ y माइनस 4x, राइट। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये आएगा f ऑफ y माइनस 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड।
इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y भी आ रहा है इसमें, ये फंक्शन ऑफ y माइनस 4x है, तो इसमें y से रिलेटेड टर्म्स भी होंगी, x से रिलेटेड भी टर्म्स भी होंगी, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे dx है तो x से रिलेटेड टर्म्स ही होने चाहिए यहाँ पे, है ना? इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन इजीली, dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कि फर्स्ट इंटीग्रल का यूज तो हम कर सकते हैं ना, यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3x प्लस c3, तो हम यहाँ पे y को पुट कर सकते हैं इस सॉल्यूशन का यूज करके, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 3x प्लस c3, और यहाँ पे कितना है -4x dx इज इक्वल टू dz, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ ये आ गया c3 माइनस 3x माइनस 4x इज x dx इज इक्वल टू dz। अब देखो इंटीग्रेशन करना इजी हो गया हमारे लिए। यहाँ पे जो फंक्शन है दिस इज फंक्शन ऑफ x, अब x ही तो आ रहा है इसमें, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे dx है और यहाँ पे dz है, तो x है और यहाँ पे dx, तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। सो बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स ये आएगा f ऑफ c3 माइनस x dx इज इक्वल टू dz, राइट? अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ c3 माइनस 4x, और यहाँ पे क्या आ रहा है dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से तो z आ जाएगा, और z ही तो हमें चाहिए होता है अगर हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जिसमें z हमारा जो है वो अननोन फंक्शन है, अननोन है, तो हमें z ही तो फाइंड करना होता है, और इसका अगर हमने आंसर निकाल दिया तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी यहाँ पे c3 माइनस एक्स है, c3 माइनस, अब देखो यहाँ पे x का फंक्शन ही तो है और यहाँ पे dx है, जब इंटीग्रेशन करोगे इसका तो इसका आंसर भी x की फॉर्म में ही आएगा, इसका आंसर भी x की फॉर्म में ही आएगा। तो हम ये चूज कर लें कि इसका जो आंसर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, सम फंक्शन ऑफ x c3 माइनस एक्स, ऐसा आंसर बनेगा इसका, है ना? ऐसा ही आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे x dx पड़ा है, आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो आंसर तो x की फॉर्म में ही आएगा ना। अब हमारे पास ये फंक्शन हमें प्रॉपरली तो पता नहीं है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा ना। तो हमने मान लिया इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आंसर आ रहा है, और हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं फिर, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सपोज हमने यहाँ पे c4 ऐड कर लिया आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है? अब यहाँ पे z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 5 ऑफ c3 माइनस एक्स। अब ये c4 जो है ये है क्या, c4 एक कांस्टेंट है, और c3 हमने पहले ही यूज किया एज अ कांस्टेंट, यूज किया है c3 हमने एज अ कांस्टेंट यूज किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ये 5 अगर हम इसको लिख लें, ये 5 ऑफ c3 हम ये मान लेते हैं, ये c4 कांस्टेंट ही तो है, सो सम फंक्शन ऑफ c3 को तो हमने एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट किया है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही होगी, तो हमने क्या चूज कर लिया, टेक c4 एज सम फंक्शन ऑफ c3 वेयर c3 खुद कांस्टेंट है, तो ये एज अ कांस्टेंट ही काउंट होगा। तो z कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 ऑफ c3 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे 5 ऑफ c3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c3, c3 कितना था हमारे पास, c3 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो y माइनस 3x, c3 की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 3x। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो ऐसे हमने मोंगेज मेथड का यूज करके ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब अच्छा यहाँ पे भी हमने एक कांस्टेंट एलिमिनेट करना है ना, कांस्टेंट नहीं रखने होते हैं हमने यहाँ पे भी आप c3 की वैल्यू पुट कर दो, c3 की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3x, यहाँ पे हम पुट कर देंगे y माइनस 3x, यहाँ पे माइनस x ऑलरेडी पड़ा है, और ये 5 माइनस 3x, तो z कितना आ जाएगा, 5 ऑफ y माइनस 4x प्लस 5 माइनस 3x। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन पीडीई, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमने आपको हो गया कि हमने कांस्टेंट ही क्यों नहीं रखा, हमने इसको ऐसे चेंज क्यों किया है, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है ना,
इसका ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि आर हम किसके लिए यूज करते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर के लिए यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, और टी यूज करते हैं कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस कंटेन करता है। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस कंसीडर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन आ रहा था, तो हम इसको सेकेंड आर्बिट्रेरी फंक्शन में चेंज कर सकते थे बाय यूजिंग C3, और C3 की वैल्यू हमें पता है, वो पुट करके हमने क्या फाइंड कर लिया, जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा कि अगर हमारे पास टू डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक का यूज करके ही हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन को आप केस 1 की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे कि आप दोनों ही इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स फाइंड कर लो और उसकी हेल्प से सॉल्व कर लो। लेकिन हमने केस 2 डिस्कस करना था ना, कि अगर हमारे पास टू डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स भी आ रहे हो तब भी हम किसी एक का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूल डिस्कस करने के लिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन फर्स्ट रूल की हेल्प से भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो केस 1 हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।